अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड अवाम की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए एक नई कोशिश और अहम कोशिश, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन में इमिग्रेंट्स के लिए एक नई रायत की अनाउंसमेंट की गई है, काफी अहम अपडेट्स हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फैमिली विजिट वीजा में अहम मालूमात आप लोगों के साथ और तरीकाकार जो है वो शेयर करूंगा, जिसपे काफी दोस्तों और फैमिलीज की तरफ से कमेंट आए हैं। आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में काम करने की लीगल उम्र कौन सी है, कौन सी उम्र में जो है वो बच्चा काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इंग्लैंड अवाम की तरफ से यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की जो नई कोशिश है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्पेन में इमिग्रेंट्स के लिए जो नई रायत की अनाउंसमेंट की गई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों लिंक्स आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या वो दो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि इंग्लैंड अवाम की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की जो नई एक कोशिश है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि इंग्लैंड की अवाम इस वक्त काफी ज्यादा बुरे हालात में, इस वजह से भी जो है वो दरपेश है उनको बुरे हालात की। कुछ इस तरह की ताज़ा तरीन एक्टिविटीज हुई हैं जिसके बाद वहां पे हालात जो है वो दिन ब दिन मजीद खराब होते जा रहे हैं। ये तीन तरह से मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो फौरन कोरोना जो सीजन था वो खत्म हुआ तो पूरी दुनिया पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। उसके बाद यूके में डबल ये क्राइसिस आया ब्रेक्सिट की वजह से और प्लस कोरोना वायरस के बाद के जो हालात थे उसकी वजह से। अब तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। असल में बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्सिट इस वजह से किया था, या उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बोरिस जॉनसन के जरिए ब्रेक्सिट इस वजह से करवाया था कि इसको स्पेशल राइट दी जाएगी यूके की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यूके को। अब जो बोरिस जॉनसन था वो राइट विंग पार्टी के नजरियात रखने वाली पार्टी थी, उसका माइंडसेट वही था जो डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट था। अब सिचुएशन क्या चेंज हुई है, अब सिचुएशन ये चेंज हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप तो वही है, लेकिन यूके में इस वक्त हुकूमत जो है वो कंजर्वेटिव हुकूमत नहीं रही और ना ही बोरिस जॉनसन रहा, जिसकी वजह से अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की मेंटालिटी और लेबर पार्टी की मेंटालिटी और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उनकी मेंटालिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वो जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो राइट विंग पार्टी है और ये जो है ये राइट्स पे बात करने वाली पार्टी है, और ये लेफ्ट हैंड पार्टी और लेफ्ट विंग्स पार्टी भी कहा जाता है इसको, लेबर पार्टी को। ये तमाम मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से अब यूके की अवाम पे ज्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है। जो ऑलरेडी फाइनेंशियली क्राइसिस में है वो अब मजीद फाइनेंशियली क्राइसिस में जा रहे हैं। अब यहां तक आपको फाइनेंशियली कंडीशन की बात बताता चलूं कि यूके जो है वो G7 कंट्री का मेंबर है। तो G7 कंट्री में पहले जो था उसमें सबसे कमजोर कंट्रीज में इंडिया की कंट्री थी, लेकिन अब इंडिया ने रैंकिंग बढ़ा के यूके से भी जो है वो है जीडीपी ने में जो है वो रैंकिंग बेहतर कर ली है। अब यूके जो है वो G7 कंट्री में फाइनेंशियली तौर पे अनकरीब सबसे कमजोर कंट्री जो है वो सामने आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है यूके की। यूके में फाइनेंशियली क्राइसिस ज्यादा होने की वजह से वहां पे अवाम जो है उन पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा परेशान है कि किसी न किसी तरह से ये जो ब्लंडर हुआ है ब्रेक्सिट का, इसको ओवरकम किया जाए और वापस यूरोपीय यूनियन की तरफ जाया जाए। इसकी ताजा मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और इसका लिंक नंबर 1 भी आपको नीचे खुद भी क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे, वो भी मिल जाएगा। हुआ कुछ इस तरह, यूके में एक कानून है कि अगर 1 लाख लोग किसी भी चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस करवाना चाहते हैं तो एक पिटीशन तैयार करें, उस पर दस्तखत करना शुरू कर दें। जब दस्तखत 1 लाख लोग कर देंगे तो पार्लियामेंट पे ये लाजम होगा कि उस पर बहस करे। अब ये पार्लियामेंट की स्वाबदीद है कि उस पर बहस करे, उसको पास करे या उसको रिजेक्ट कर दे। इसी तरह की एक पिटीशन जो है वो चंद दिनों में 1 लाख सिग्नेचर तक पहुंच चुकी है। उस पिटीशन में ये कहा गया है कि जो यूके है फौरन यूरोपीय यूनियन को रीज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे। इस पे चंद दिनों में, चंद हफ्तों में जो है वो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस पिटीशन पे दस्तखत कर दिए हैं और अनकरीब इस पिटीशन पे पार्लियामेंट में बहस भी होगी।
अब ये हुकूमत पे है कि इस पे एग्री होती है पिटीशन इंटर करने के लिए, या इस पे कोई ना कोई जवाब लगा के या कोई बयान देगी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। इस पिटीशन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इसको जो अवाम चाह रही है उसको लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर होता है कि जो भी पिटीशन 1 लाख सिग्नेचर तक पहुंच जाए, पार्लियामेंट पे लाजम है कि वो उस पर बहस करे और पार्लियामेंट में उसको डिस्कस किया जाए। तो इस तरह से जो यूके की अवाम है उन्होंने इसको जो है बेहतर करने के लिए अपने निज़ाम को, अपने प्रेशर को कम करने के लिए रीज्वाइनिंग को तवज्जो दी है और उस पर प्रेफरेंस दी है अकेले रहने पे। तो इस वजह से अब आने वाले वक्त में उम्मीद है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में रीज्वाइनिंग की तरफ ले जाया जाएगा यूके को। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में इमिग्रेंट्स के लिए नई एक रायत कौन सी दी गई है। आपको पता है कि कुछ खिता ऐसा था 2024 में जहां पे बहुत बड़ा सैलाब आया। वो तकरीबन दर्जनों के हिसाब से गांव थे स्पेन के वलेंसिया सूबे में जो कि समंदर के साथ साथ थे, जहां पे दाना नामी सैलाब आया और उसने वहां पे तबाही मचाई और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, अमलाक तबाह हुए और तो वहां पे काफी ज्यादा जो है मसला मसाइल बढ़े, जो कि अभी तक वहां पे आसार मौजूद है। दिन रात वहां पे काम हो रहा है, दोबारा से रीबिल्ड हो रही हैं चीजें, सड़कें बन रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वहां पे अभी टाइम लगेगा तमाम चीजों को मामूल में आने में। वहां पे लोकल लोग तो थे ही, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स भी आबाद थे। तो दोस्तों जो मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक नंबर 2, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल जो हुकूमत ने जारी की है, क्या क्या बेनिफिट आप देने के लिए उन इमिग्रेंट्स को जो उन खित्तों में रहते थे अनाउंस किए गए हैं, जिसमें उनको डॉक्यूमेंट देने, जो इलीगल थे उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि 25,000 की तादाद के करीब बताया जाता है। इसके साथ साथ जो लोगों की फैमिलीज इधर नहीं थी, अगर वो फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं वो भी कहा गया है। अगर वो किसी इमिग्रेंट्स की फैमिली के किसी मेंबर की उस तबाही के दौरान, यानी कि वो दाना जो सैलाब आया था उसके दौरान डेथ हुई है, तो उसके बेनिफिट्स भी अनाउंस किए गए हैं। इसके साथ साथ बेशुमार और बेनिफिट्स हैं जो कि इमिग्रेंट्स के लिए अनाउंस किए गए हैं जो उन खित्तों में रहते थे। अब ये एक बड़ी रायत है जो कि हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, ना सिर्फ लोकल लोगों को बल्कि इमिग्रेंट्स को भी। इसमें काफी अहम चीजें हैं जिसमें अमदाद है, अयूदा है, डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी मेडिकल तमाम चीजों के बारे में बताया गया है, काम के बारे में बताया गया है, पारो सूरीदा सोशल, इसके बारे में काफी चीजें जो है वाजी की गई हैं, जो नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली विजिट वीजा जो है वो कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि मेरे पास जो है वो परमानेंट है, क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ अपनी फैमिली को। बिल्कुल आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीजे पे कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं है, बल्कि फैमिली वीजे को जरा टाइम लग रहा है। विजिट वीजे को जो है वो 3 महीने तक जो है वो जवाब दे देते हैं, विजिट वीजा लग जाता है, तो आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। अब तरीकाकार थोड़ा सा वाजी करता चलूं, आपने यहाँ पे पुलिसिया नेशनल जाना है और वहां पे इनविटेशन तैयार करना है अपने फैमिली मेंबरान के लिए जिनको आप बुलवाना चाहते हैं। बीवी बच्चे उनके पासपोर्ट मंगवा लें और उनके नामों पे, उनके पासपोर्ट नंबर्स पे वो इन्विटेशन तैयार करवा लें। फॉर एग्जाम्पल आप पुलिसिया नेशनल सीटा लेके जाते हैं इन्विटेशन के लिए, तो वहां पे 10 बजे का सीटा है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, फीस पे करनी है, तो आपको तकरीबन पिछले टाइम जो है वो पुलिसिया नेशनल वो इन्विटेशन लेटर बना के दे देते हैं। वो जो इन्विटेशन लेटर है उसको आपने क्या करना है कि नोटारियो के पास ले जाना है। नोटारियो के पास ले जाके अपना जो आपके पास नी है या दनी है उसको टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो पाकिस्तान भेज दें। वहां पे जो वीजा एप्लीकेशन है उसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स को लगा के, इन्विटेशन को लगा के आपने सिंपल सबमिट कर देना, क्योंकि ये डायरेक्टली स्पेन की एम्बेसी में सबमिट होता है और ये इन्विटेशन ऑलरेडी स्पेनिश लैंग्वेज में होता है। इस वजह से ट्रांसलेशन या टेस्टेशन या इस तरह के किसी मामले में भी आपने नहीं जाना। जो आपकी नोटारियो की टेस्टेशन हैं वही चल जाएंगी और इस पे आपको एम्बेसी की तरफ से वीजा इशू कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि स्पेन में काम करने की लीगल उम्र कौन सी है। अब बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आते रहे हैं तो मैंने सोचा शॉर्ट से टाइम में जो है आपको ये कवर कर दूं। यहाँ पे जो उम्र है वो वैसे तो लीगली 18 साल के बाद आप 8 घंटे जो लीगल टाइम है उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन
एज अ ट्रेनी आप 16 साल से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चा आपका 16 साल की उम्र को पहुंचता है तो सीखने का आलता seguridad सोशल में हो जाता है। आपका एम्प्लॉयर सीखने का आलता करेगा, उस पर seguridad सोशल पे नहीं करना पड़ती, और एम्प्लॉयर जो है आपको सिखाने का वहां पे आलता करता है। वो लीगली आप काम कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपकी 18 साल उम्र होती है फिर आप फुल फ्लज अपना कॉन्ट्रैक्ट के पे जो है वो काम कर सकते हैं और seguridad सोशल फिर आपकी जानी शुरू हो जाती है और आपको सैलरी भी मिलना शुरू हो जाती है, जो भी मिनिमम रेट है या जो भी उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इंफॉर्मेशन न्यूज। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।